जेई एडवांस में रैंक बूस्टिंग के लिए लेट मी गिव यू अ शॉर्टकट एंड अ थ्योरी जिसे सीखने के बाद आपको वाव फीलिंग आएगी। ये कॉन्सेप्ट्स आपके मेंस एंड नीट के लिए भी रेलेवेंट हैं अप टू बेसिक लेवल, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड अगर आपको कोई थ्योरी आती है तो आई रिकमेंड यू कि टाइम स्टैम्प का यूज़ करके जितने भी प्रॉब्लम्स मैं आज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लीजिए ताकि आप अपनी बेस्ट रैंक अचीव कर सकें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बता दूं। ये एक प्रॉब्लम आपके एक टेस्ट सीरीज में आया था जिसे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा। बेसिक मैंने जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो बड़ा इजी है बट स्टिल उसकी अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। दैट इज, लेट्स रीड फॉर्मली। द टू नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल surface which are having uniform charge density sigma are placed on the smooth horizontal as shown. Assume springs are ideal. Calculate the compression in each spring if the both hemispherical just touching each other. फाइन। इसको करने से पहले पहले आप अगर खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कुछ थ्योरी समझा देता हूँ। दैट इज़ आवर फर्स्ट क्यूटी। क्विक थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर या एनर्जी डेंसिटी पर अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ गिवन बाई अ रिलेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर विच आर द यूनिवर्सल फॉर्मूले। अभी इस पे ज़्यादा डीप डाउन नहीं करते हैं कि ये कैसे हैं क्या हैं, बट हाँ दीज आर द यूनिवर्सल फॉर्मूले। ओके फाइन। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास एक हॉलो कंडक्टर है जिस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका जो रेडियस है वो आर है। अगर इन कंडीशंस के साथ मैं जानना चाहता हूं कि इस पैच पर कितना फोर्स लग रहा होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इसको फोर्स निकालने के लिए मैंने सबसे पहले अप्रोच क्या लगाया, मैंने बोला इसको गायब कर दो। जैसे इसको गायब किया तो अगेन गायब करने का कंडीशन क्या है, क्योंकि ये खुद की वजह से फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर सकता तो डेफिनेटली इस चार्ज के छोड़ बचा हुआ पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज ही इस पर फोर्स लगाएगा। ओके फाइन। तो बिकॉज मैंने ये चार्ज हटा दिया तो अब इस चार्ज जहां पर था कि जस्ट पहले एंड जस्ट बाद पूरे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। कोई अब्रप्शन या कोई सडन चेंजेस नहीं आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है एंड इस तरीके से इवन मैंने उसकी वैल्यू डिसाइड की। सेकेंड स्टेप, जैसे ही अब मैं यहाँ पर उसको रखता हूँ तो अगेन अवे फ्रॉम इट यहाँ पर सेम E2 वैल्यू की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर प्लेट की वजह से आ जाएगी। छोटे से पैच की वजह से, प्लेट मुझे नहीं बोलना चाहिए, छोटे पैच की वजह से ये आ जाएगी। फाइन। तो मुझे पता है कि अंदर में देखिए ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है। बढ़िया। दूसरा, अगर मैं बाहर साइड के लिए बात करूं तो बाहर में इन दोनों का सम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, वो भी रेडियल डायरेक्शन में। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व करेंगे, यू विल गेट मैग्नीट्यूड एज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइन। तो अब मैं इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूं तो फोर्स हो जाएगा क्या चीज, पीडीए। फोर्स लिखा जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पी डी ए। डी ए को भेजिए नीचे तो डी क्यू इंटू डी ए इज सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू मैंने सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अभी निकाली है, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइन। अब आप बोलेंगे कि सर ऊपर तो आपने दूसरा फॉर्मूला बताया था, तो ये मैं उसको क्विकली आपके सामने डिराइव कर सकता हूँ। आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर बोला गया कि दिस इज हाफ एप्स, ये वाला चीज़ मैंने एज इट इज़ लिखा, मैंने एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर दिया। अब देखिए कंडक्टर के जस्ट बाहर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का सम होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट जस्ट आउटसाइड हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दैट इज अ जनरल डेरिवेशन, याद रखेंगे हम। तो यहां थ्योरी होती है कंप्लीट। अब आइए मैं आपको एक पहले प्रीवियस एक क्वेश्चन जो आ चुका है आपके एडवांस में उसके लिए बात करते हैं, उसको समझते हैं। ये बोला कि आपके पास एक कंडक्टिंग शेल है, सिग्मा सिग्मा दिया है एंड इसका रेडियस आर है। ओके फाइन। जैसे ये वाली चीज़ हुई, अब मैं इसको बोला जा रहा है कि इसे काट दिया गया। काटने के बाद बहुत पतला प्लास्टिक का एक शीट, बहुत पतला मतलब आप उसको समझ सकते हैं कि जस्ट एक प्लास्टिक का शीट मैंने लगा के इन दोनों को चिपकाने की कोशिश की। वो प्लास्टिक का शीट मैंने क्यों लगाया, ताकि एक दूसरे पे चार्ज ट्रांसफर ना हो सके। तो एफ टू कीप द स्फीयर मेंटेन्ड, इस तरीके से।
क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। पहले आप दो चीज़ों को समझिए कि अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो स्फीयर है वो सेकंड स्फीयर पर फोर्स लगाएगा। फोर्स किस तरीके से लगाएगा? इसके सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स एक आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन बोल रहा हूँ, मेरी गलती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जिसकी वजह से उन पे फोर्स लग रहा होगा। अगेन जो फोर्स है विच इज पीडीए, जो फोर्स है विच इज पीडीए, इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचेगा जिसे मैं नाम दे रहा हूँ एफ रिपल। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर रिपल्शन फोर्स आपको ये पढ़ाया गया होगा कि कितना प्रेशर है इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, दैट इज दिस मच ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया। क्योंकि वर्टिकल्स कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सबके हॉरिजॉन्टल जुड़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि अगर यहाँ से एक लाइट शाइन की जाए तो यहाँ पर कितना एरिया बनेगा, दैट एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मैं आपको इसका डेरिवेशन अभी जस्ट सिखाऊंगा, बट हाँ मेरे साथ बने रहिए। तो ये आपको आया एफ रिक्वायर्ड इज सिग्मा स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट। फाइन, अगर ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आई हो, एक बार भले ही आप रिवाइज कर लीजिए, फिर से गो बैक जाके वापस आइए। अगर ये यहाँ तक की चीज़ें मेंस के लिए रेलेवेंट है, नीट के लिए रेलेवेंट है, अगर यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई हो तो अब इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। नाउ अब इस चीज़ को देखिए कि जो रिपल्सिव फोर्स है वही अगर स्प्रिंग के बराबर हो जाए तो ये यहाँ पे हो जाए, आपका स्टेबल हो जाएगा। जो मैंने अभी बोला था कि कट करके प्लास्टिक से उसको लगाया है, उसके लिए उसने क्या कर दिया, नॉन कंडक्टिंग बोल दिया। दैट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट वे कि हाँ इस चीज़ को सॉल्व कर लिया गया है। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बस एक ही चीज़ लिखना है कि स्प्रिंग फोर्स है के एक्स विच विल बी इक्वल टू दिस, सो एक्स इज इक्वल टू दिस मच एंड दैट्स इट माई फाइनल आंसर। वेरी इजी। अगर यहाँ तक आया हो तो आइए लेट मी एलिवेट यू, दैट इज दिस एस प्रॉब्लम। एस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, दिस इज द एंजल कॉन्सेप्ट एनहेंसिंग प्रॉब्लम्स। कॉन्सेप्ट को अब आइए एनहेंस करते हैं कंडीशन लगा के। व्हाट इफ इट्स अ सॉलिड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो क्या होगा? आइए एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपके पास रो आर दिया हुआ है, अब आपको फोर्स लगाना है 1/2 ड्यू टू अदर हाफ। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला आपका जो तरीका है वो बेसिक, पहले एक दो चीज़ों को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होता है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, हमें पता है। नेक्स्ट डी क्यू, छोटा सा चार्ज। छोटा सा चार्ज किस पर, सिर्फ और सिर्फ इस येलो सेगमेंट वाले पोर्शन पर। डेंसिटी इंटू इसका एरिया इंटू स्मॉल विड्थ, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्मॉल विड्थ, दैट इज द छोटा सा चार्ज। सो यहां पर ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट तो तभी होता है जब हम अंदर का पूरा चार्ज कंसीडर करते हैं। अगर यहां पर मैं पूरा चार्ज कंसीडर करने लग जाऊं तो इसका आधा सेगमेंट तो सर यहाँ पर भी भरा हुआ है ना, जिसके ऊपर मुझे फोर्स निकालना है। तो अब ये खुद की वजह से थोड़ी ना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अभी तो आपने बोला। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए अब हम आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। आइए लेट मी कन्विंस यू कि हम सभी चीज़ें सही कर रहे हैं। पहली चीज़, मुझे इस साइड के हेमिस्फीयर पर फोर्स निकालना है इस साइड की वजह से। ओके फाइन। तो अब मैं आपको क्या बोलता हूं कि जिस साइड पर मुझे फोर्स निकालना है इस हेमिस्फीयर पर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। मैंने 2 पॉइंट लिया है पिंक। देखिए ये लाइन जो इन दोनों पर एक्ट होगा ना सरफेसेस पर, ये दोनों आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे को इक्वल फोर्स लगाएंगे। सो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के जो नेट आपका फोर्स है एक दूसरे पर खुद की वजह से, खुद के हेमिस्फीयर की वजह से, वो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। लेकिन सेम चीज के ऊपर अगर ये इसके ऊपर बात करें तो ये क्या करेंगे, फोर्सेस लगाएंगे दूसरे हेमिस्फीयर के सेगमेंट्स। खुद की वजह से क्या होगा, बिकॉज दे आर इंटरनल फोर्सेस, जो नेट होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले हेमिस्फीयर की वजह से नो डाउट यहां तक भी सही है कि कुछ एक सेगमेंट कैंसल होगा उसका, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स बचा रहेगा इसकी वजह से इस पर। तो जो नेट फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर है इज ऑलवेज कैंसल आउट, तो एफ इज ओनली ड्यू टू अदर हेमिस्फीयर। खुद के फोर्सेस, खुद के चार्जेस की वजह से नेट इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं।
ऑल्दो जो फील्ड है वो पूरे के पूरे अंदर के चार्जेस की वजह से है, इसलिए उसकी वैल्यू स्टिल रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगी। लाइक इस पॉइंट पर फील्ड कितना है ये तो इसके अंदर का पूरा चार्ज डिसाइड करेगा ना, ये तो गॉस लॉ का फंडामेंटल है। लेकिन हाँ, जरूर इस पर्टिकुलर पोर्शन पर जो इसके अगल बगल वाले चार्जेस हैं उनकी वजह से लगने वाले जो नेट फोर्सेस हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, ये भी किसी पर फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइन, होपफुली अपन यहाँ तक समझे। तो आइए फर्स्ट मेथड पर बात करते हैं। फर्स्ट मेथड इज डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ई, बेसिक फंडामेंटल। डी क्यू को मैं क्या लिख रहा हूँ, रो इंटू 2 πr² डी आर, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू विड्थ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब आइए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। लाइक बहुत बार इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। आप इसको समझिए कि अगर डी एफ फोर्स ऐसा लग रहा है तो एक डी एफ का कॉस थीटा होगा, एक डी एफ का साइन थीटा होगा। मतलब जो डी एफ फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक साइन कंपोनेंट आएगा, एक कॉस कंपोनेंट आएगा। आप ऐसा समझने की कोशिश करिए कि जो साइन कंपोनेंट है आर गेटिंग कैंसल्ड आउट, ये तो अपने को समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका हाफ सेगमेंट कैंसिल हो जा रहा है, जो डीएफ का जो साइन सेगमेंट है वो कैंसिल हो जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉस सेगमेंट बच रहा है, विच मीन्स हाफ कैंसिल हो रहा है, हाफ बच रहा है। तो मैंने जो भी नेट फोर्स आया है उसमें मैंने सिंपली हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज सिंपली अ शॉर्टकट एंड एन एनालॉजी, बट इसकी रियलिटी क्या है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो अगेन जैसे ही मैंने सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर किए, बेसिक इंटीग्रेशन करना है, आई विल गेट माई फोर्स एज रो स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक की चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। आइए इसी के सेकंड मेथड पे जाते हैं, जो कि आपको रियल रीजन बताते हैं कि ऐसा क्यों। तो डी एफ इज डी क्यू इंटू ई, बट इस बार डी क्यू को मैं उस एरिया को 4 πr² ना लिखते हुए सिंपल डी ए लिख रहा हूँ, रो डी ए डी आर रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब इस चीज़ को समझिए कि अगर यहाँ पर से मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है, तो दैट इज पी डी ए। पी डी ए तक ठीक है, लेकिन उसका अगेन वर्टिकल कंपोनेंट तो वापस इसकी वजह से कैंसिल होगा, हॉरिजॉन्टल इज दिस। तो मतलब यहाँ पर जो पैच है उस पैच का सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट ही मुझे लेना है, जो कि क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो तो वही है पी डी ए कॉस थीटा, बिकॉज पी इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इंटीग्रल इज डी ए कॉस थीटा, दिस इज डी ए कॉस थीटा। और सोचिए ऐसे छोटे छोटे सारे डी ए कॉस थीटा को मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया। दैट्स इट, दैट वाज द कॉन्सेप्ट, दैट वाज द शॉर्टकट। कभी इंटीग्रेशन में परेशान मत होइए, सीधा सीधा बेसिक लॉजिक यूटिलाइज करिए कि एक कंपोनेंट है साइन, एक कंपोनेंट है कॉस। एंगल कहाँ से ले रहा है, अगर एंगल यहाँ से लेना चालू कर दिए तो कॉस कैंसिल होगा, एंगल यहाँ से ले रहे हैं तो साइन कैंसिल होगा। कोई भी हो, कोई भी एक कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास दूसरा वाला बचेगा विच इज़ हाफ। दैट्स इट, उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ दिस शॉर्टकट नाउ। तो प्रेशर इज डी एफ बाई डी ए। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सो दिस वॉज डी एफ, मैं अगर इस डी ए को नीचे ले आऊँ तो डी एफ बाई डी ए ही तो मेरा प्रेशर है। बहुत बढ़िया, विच इज रो इंटू रो स्क्वायर आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, रो स्क्वायर आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर। तो मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा मैं वापस अपने पुराने इंटीग्रेशन में पहुंच रहा हूँ, एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम रो स्क्वायर पाई आर टू द पावर 4 बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। होपफुली ये नेट फोर्स तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं हमारे एंजल अप्रोच पर। एंजल अप्रोच क्या है, यही हमारा वो चीज़ है जिसके लिए आप इतने देर तक मेरे साथ जुड़े हुए थे। दिस इज मेथड 3। एंजल अप्रोच क्या करता है, ये आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि अगर आपको एग्जाम के मोमेंट पर हिट कर गए, जो कि होने चाहिए हमेशा, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली 2-3 लाइंस में ही खत्म करके खत्म कर सकते हैं। आइए लेट्स रेवोल्यूनाइज। RC इज RdM बाई DM। RC इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। अरे सर हमने तो पढ़ा है कि देर इज नथिंग लाइक सेंटर ऑफ चार्ज, या इस टाइप की कोई चीज़ें होती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता, लेकिन आइए हम क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं उसको समझिए। DM का मैं डेंसिटी, मास डेंसिटी बाहर ले लेता हूँ, तो एज DM इज इक्वल टू रो DV होता है, तो रो को मैंने बाहर ले लिया, सिर्फ DV बचा। नाउ RdV अपॉन इंटीग्रल DV, रो एम से रो एम कैंसिल हो गया, सो इंटीग्रल RdV कैन बी रिटन एज RC इंटू V। RC इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन वेक्टर, एंड V फॉर
इट्स वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। होपफुली ये समझ में आया। जैसे ये समझ में आया तो ध्यान से देखिए, मैं इसको एक लाइन में ख़त्म कर सकता हूँ। डी एफ इज़ डी क्यू इंटू ई। याद करिए डी क्यू लिखने के मैंने तरीके क्या क्या बनाए थे। पहला तरीका मैंने डी क्यू को लिखा था डेंसिटी इंटू 2πr² dr, क्योंकि हेमिस्फीयर में लिखना था। फिर मैंने 2πr² को मैंने सीधा डी ए लिखा, डी आर लिखा। नाउ अब मैं डी ए इंटू डी आर को सीधा डी वी लिख रहा हूँ। डी वी लिखने का फ़ायदा ये है कि नाउ रो इज़ ρ²/3ε0 आर डी वी इंटीग्रल करिए। नाउ दिस इज़ नथिंग बट आर डी वी इज़, आर का मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डी वी मीन्स टोटल वॉल्यूम। जैसे आप ये नंबर्स पुट करते हैं विदाउट एनी गंदा सा इंटीग्रेशन या कैसा भी इंटीग्रेशन या कोई भी कॉम्प्लिकेशन, वी कैन सिंपली रीच टू आवर आंसर। होपफुली यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो जैसे ये समझ में आया, आइए मैं आपको एक क्विक थ्योरी समझाता हूँ। जो अगर ये समझ में आ गया तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। दैट मीन्स डी एफ इज डी क्यू इंटू ई, इसे मैं रो डी। सो यहाँ पर बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ इस चीज़ को कि रो डी वी रो डी आर, अगर रो कांस्टेंट है तो रो क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। इस ρr/3ε0 को मैं नए तरीके से बोल रहा हूँ, दिस इज सम k इंटू आर। के मीन्स एनी कांस्टेंट, फॉर दिस पर्टिकुलर इट इज ρ/3ε0 इंटू आर। दैट्स इट। जैसे ही आपने ये किया, अब ध्यान से देखिए, आपका इसमें का k और इधर का रो दोनों बाहर आ जाएंगे। नाउ अगेन आर डी वी, बहुत 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 एक लाइन, इफ एनी फील्ड, एनी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, दैट मीन्स इट इज एप्लीकेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के पहले हमने जो ये आंसर निकाला था, सेम क्वेश्चन अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछता तो मैं ρ²πr⁴/12 तो लिखता ही लिखता। बस 1/4πε0 के बदले जैसे g आ जाता है तो ε0 के बदले मैं क्या लिखता, 1/4πg। इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता तो इंटू 1/4πg। ध्यान से देखिए, आपका 12 से ये 3 कैंसिल होगा। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हेमिस्फेरिकल कितने आ जाएंगे, ρ²π²r⁴/3, ऊपर में एक g और आ जाएगा। बस इसे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर बस आपको एक ही चीज़ समझ में आना चाहिए कि यहाँ आर डी वी आ रहा है, सिंपली उस शॉर्टकट को यूज़ करिए, ख़त्म करिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो तो आइए लेट्स योर एस्केलेशन सीरीज। अब आप एस्केलेट करेंगे सर, आप सीखेंगे, सिर्फ अब आपको सीखना है। टीचर के आने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप सीखिए। अगर सारी चीज़ें समझ में आई होंगी तो आइए यस प्रॉब्लम बात करते हैं। फ्रॉम लेवल 1 to 10 इसे मैं रेट करना चाहूँगा, ये 1 से 10 में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपका 8 से 9 के बीच में आएगा। दैट इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ये आपका एक टफ प्रॉब्लम है। येस इट इज़ अ टफ प्रॉब्लम, बट विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलता है सॉलिड सिलेंडर है हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो लेंथ रेडियस, फाइंड फोर्स ऑफ 1/2 ड्यू टू अदर हाफ। ट्राई करिए इस प्रॉब्लम को एंड मैं आपको समझाता हूं, एक बेसिक हिंट देता हूं, शायद आपसे समझ जाए। मेरे पास अगर एक इन्फानाइट रॉड है, ठीक है, थोड़ा थिक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ρr/2ε0 एंड बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/r होता है, अगर आपको ये याद होगा तो। बट होपफुली हमको बाहर से, तो अभी इस पर्टिकुलर सवाल में बाहर से मतलब नहीं है, सिर्फ अंदर से मतलब है। तो अगेन आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर ही है। यू कैन स्टिल यूज द शॉर्टकट। फिर से ट्राई करिए पॉज करके, होपफुली आपने कर चुके होंगे। इलेक्ट्रिक इन इज ρr/2ε0। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, एक्चुअल में हमारा सिलेंडर ऐसा कुछ है ना, ये पूरा सिलेंडर है, क्लोज्ड है ना, ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन ये जो सेगमेंट है ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, सिंपली क्यों, इसकी वजह से मुझे जो मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर फोर्स निकालना है। फाइन, तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से r डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ। सो डी एफ क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 2πr/2। अगर ये पूरा सर्कल होता तो 2πr, बट सिर्फ सेम ही है इसलिए 2πr/2 इंटू इट्स लेंथ, दैट इज मुझे एरिया मिल गया, इंटू विड्थ dr, वॉल्यूम मिल गया, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ए।
और क्यों इतना गणित करना, डी एफ इज सिंपली रो डी वी इंटू रो बाई दिस। एंड ध्यान से देखिए, जैसे ही आप इस चीज़ को लिखते हैं इन अ सिंगल लाइन, दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई हैं तो आइए मैं आपको हाइब्रिड एनालिसिस एक होमवर्क प्रॉब्लम देता हूँ। दैट इज दिस कंबाइंस दिस। अब जो अभी हम लोग का नॉलेज था, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, कैसा भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन है, अगर करंट डेंसिटी J है यूनिफॉर्म, रेडियस R है, ये अगेन एक इन्फानाइट है ना, ये इन्फानाइट ही है, डोंट वरी। तो आपको बताना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वन हाफ ड्यू टू अदर हाफ। पॉज कर लीजिए क्योंकि मैं इसका आंसर रिवील करूंगा और आप ट्राई खुद से करिए। होपफुली यहां ये आपसे बन गया। इसका जो आंसर है इज म्यू नॉट J स्क्वायर R क्यूब बाई 3। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, इवन अपनी मदद करने के लिए भी बोलूँगा कि प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इवन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूँ आपको ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस, शॉर्टकट्स, तरीके बताने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।